गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग भारत के सांस्कृतिक प्रदेश और यह किस चीज़ का टॉपिक है? तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में सारे चैप्टर जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट और बहुत तरह के जितने भी पर्यावरणीय ज्योग्राफी सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संस्कृति और समाज के बारे में देख रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग क्या देखेंगे? यह संस्कृति और समाज का यह पार्ट 2 है। इसमें देखेंगे हम लोग भारत के सांस्कृतिक प्रदेश। तो सांस्कृतिक प्रदेश के माने में सबसे पहले जो इसका डिफिनीशन होता है ये सब जान चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ देखिए, भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है जिसमें विभिन्न प्रदेशों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इनके रीति रिवाज भी भिन्न हैं। अतः भारत को सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटने के लिए मुख्य रूप से भाषा, धर्म और तथा रीति रिवाजों को ही आधार माना जाता है। कौन कौन माना जाएगा? तो भाषा, धर्म तथा रीति रिवाज को ही आधार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और इन तत्वों के आधार पर निम्नलिखित सांस्कृतिक प्रदेशों की पहचान की गई है। कौन कौन? तो पहला देखिए, हिंदी हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश, यानी वैसे हिंदू जो हिंदी बोलते हों। यह उत्तरी एवं मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दक्षिणी उत्तराखंड के संकरे मैदानी एवं गिरिपथ क्षेत्र आते हैं। गिरिपथ क्षेत्र यानी क्या? फुट हिल्स, जैसे कि ये हिमालय हो गया, इसके नीचे का जो फुट हिल्स यानी तराई लैंड है उसकी बात हो रही है। तो सब क्षेत्र आते हैं और मैदानी इलाके यानी कि गंगा का मैदान। यह हिंदी भाषा का हृदय स्थल है और इस क्षेत्र में हिंदुओं का बहुमत है। इन दो कारणों से इसे हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं, यानी कि यहाँ के पे रहने वाली आबादी में अधिकतर हिंदू है और जो आबादी हिंदुओं की है वह हिंदी बोलती है। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कुछ नगरीय इलाकों में मुस्लिम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह अल्पसंख्यक समुदाय है। कुछ नगरीय इलाकों में सिख तथा ईसाई भी बसे हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्य नगरीय एवं सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, भोपाल, उज्जैन, पटना, गया, खजुराहो, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि आते हैं। ये सब प्रमुख शहर हैं किसके? तो हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश। दूसरा है हिंदू बंगाली सांस्कृतिक प्रदेश, यानी कि वैसे हिंदू जो बंगाली बोलते हों। तो इनके नाम से ही ज्ञात होता है कि ये बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों का प्रदेश है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, बिहार और झारखंड के पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाले क्षेत्र भी इसी प्रदेश के अंग हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम भी बसे हुए हैं। इन लोगों को साहित्य, संगीत और कला का बहुत शौक है। कोलकाता यहाँ का मुख्य राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है, यानी कि सब कुछ कौन है इन लोगों का? तो कलकत्ता ही है या कोलकाता। फिर तीसरा देखिए, हिंदू पहाड़ी क्षेत्र, यानी हिमालय या पहाड़ी क्षेत्र में वैसे इलाका जहाँ पर हिंदू रहते हों और वो पहाड़ पर रहते हों। हिमाचल एवं उत्तराखंड के पहाड़ी भाग में स्थित जहाँ पर हिंदुओं का बहुमत है, जिसमें उत्तराखंड में कौन आएगा? तो हरिद्वार। आगे देखते हैं, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा हिमाचल प्रदेश में चिंतापूर्णी, ज्वालाजी नैना देवी, चामुंडा देवी, पोटा साहब आदि अनेक धार्मिक स्थल है। प्राय जितने भी हिंदू होंगे वह इन सब धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं, जिस कारण से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। समस्त उत्तराखंड तथा
हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में हिंदी तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में किन्नौरी भाषा बोली जाती है। एक और सांस्कृतिक प्रदेश है कश्मीरी मुस्लिम सांस्कृतिक प्रदेश, यानी कि कश्मीर में रहने वाले मुस्लिमों का क्षेत्र, तो कश्मीर मुस्लिम सांस्कृतिक प्रदेश होगा। तो कश्मीर की समस्त घाटी, जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले, लद्दाख क्षेत्र के कारगिल, अब तो यह लद्दाख में हो गया यानी अलग सेपरेट है, कारगिल इलाके में इस्लाम धर्म के अनुयायियों का बहुमत है, जिस कारण से इसे कश्मीरी मुस्लिम सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ के निवासियों की मुख्य भाषा कश्मीरी है और ये लोग कश्मीरी रीति रिवाजों को मानते हैं। यहाँ का मुख्य सांस्कृतिक केंद्र श्रीनगर है। इस प्रदेश के पश्चिम भाग पर पाकिस्तान का अधिकार है और भारतीय एवं पाकिस्तानी कश्मीर को नियंत्रण रेखा अलग करते हैं, यानी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, यानी जो पीओके की बात हो रही है कि पीओके कहाँ है, तो उस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। दो देशों में विभाजित होने के बावजूद भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं एक समान है। किसकी? तो कश्मीर की। क्यों? क्योंकि विभाजन तो है मुश्किल से आज़ादी यानी 1947 के बाद ही न हुआ है। आगे देखिए, लद्दाखी बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, तो लद्दाख है, लद्दाख में दो जिले बने हैं, कौन कौन? तो एक लेह है और दूसरा कारगिल। तो कारगिल तो किसमें? मुस्लिम क्षेत्र है, तो वह कश्मीर संस्कृति में आता है, लेकिन लद्दाखी बौद्ध संस्कृति, लद्दाख बौद्ध बहुल क्षेत्र है। यह जम्मू और कश्मीर के उत्तरी व पूर्वी भाग में विस्तृत है। यह अब तो अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसमें मुख्य रूप से लेह लद्दाख क्षेत्र सम्मिलित होते हैं और लेह लद्दाख और करगिल आएगा। यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और लद्दाखी भाषा बोलते हैं। यहाँ का मुख्य पवित्र सांस्कृतिक केंद्र कौन? तो लेह है। यह बहुत ही शुष्क है और यहाँ सर्दी भी खूब पड़ती है, अतः इसे शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है तथा शाही रूनी बस्ती की हमेशा आवश्यकता रहती है। थाही रूनी बस्ती की हमेशा आवश्यकता रहती है। चीन के साथ इसकी सीमा लगती है, जिससे यह सामरिक महत्व का क्षेत्र बन गया है। पहले ही चीन ने अक्साई चीन प्रदेश का लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर इलाका अपने अवैध कब्जे में ले रखा है और प्रायः हर साल प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ इलाका पर वह दावा करता ही रहता है। क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़क का निर्माण भी कर लिया है, कौन? तो चीन। सिख गुरुमुखी सांस्कृतिक प्रदेश, यानी इसमें आएगा सिख जो उनका धर्म होगा और उनकी भाषा क्या है? तो गुरुमुखी, ये वो लोग बोलते हैं, या उनके जो पंजाबी है लिपि, उसका पंजाबी जो भाषा है उसका लिपि क्या है? तो उस लिपि का नाम है गुरुमुखी। तो देखते हैं, यह समस्त पंजाब तथा निकटवर्ती चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में सिखों का यहाँ पर बहुमत है। पंजाब के सिख पंजाबी भाषा बोलते हैं और पंजाब की कुल जनसंख्या का लगभग 60% भाग केवल सिखों का है। पंजाब के सिंहा इस भाषा की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? तो गुरुमुखी कहते हैं। इन कारणों से इसे सिख गुरुमुखी सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। नवीनतम धर्म होने के कारण सिखों की अपने धर्म में गहरी आस्था है और इन कारण और लगभग हर नगर तथा गांव के में सिख गुरुद्वारे बने हुए हैं। भारत में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। भारत में ही किया, यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। किसका? तो सिखों का। अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, सरहिंद आदि उल्लेखनीय हैं। मिश्रित सांस्कृतिक प्रदेश मतलब क्या? वो ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई एक खास धर्म या एक खास भाषा विद्वान न हो। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो 7+1 राज्यों में किसी विशेष संप्रदाय अथवा समुदाय का बहुमत नहीं है। तो 7+1 में कौन आएगा? 1 जो है वह सिक्किम और 7 कौन है? तो सबसे बड़ी बहन उसकी तो असम। असम के ऊपर में स्थित है यानी उत्तर में पूरा कौन है? तो एकमात्र राज्य, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद उस ही नीचे आइए, जैसे कल्पना कीजिए यह असम है, अरुणाचल प्रदेश इस तरह से यहाँ तक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इलाका आता है एक, इसका नाम क्या होगा? यह नागालैंड है। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर है, यह
मिजोरम है और यह त्रिपुरा है। और सिक्किम कहाँ यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक छूट गया। और एक यहाँ पर मेघालय है, क्यों, क्योंकि जो असम है ना इस तरह का है, इसका एक इधर निकला हुआ, इधर भी बांग्लादेश हो उसकी बाउंड्री टच करती है और इधर भी बांग्लादेश की बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ पर क्या है बीच में, तो ये मेघालय है और ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, यानी कि जो सिक्किम है यह असम से इसका बाउंड्री टच नहीं करता है, यह याद रखिएगा। अतः इसे मिश्रित सांस्कृतिक प्रदेश का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर विशेष संप्रदाय अथवा समुदाय का बहुमत नहीं है। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई धर्म को मानने वाले के साथ ही आदिवासी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इस प्रदेश में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य के क्षेत्र सम्मिलित हैं। अनुसूचित जनजातीय हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश, यानी कि वैसा ट्राइब, यानी कि एसटी की बात हो रही जो हिंदू हैं, सांस्कृतिक प्रदेश। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं जो हिंदू धर्म को मानती हैं। झारखंड की 1/4 से भी अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है जो जंगलों एवं पठारी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रहती है। यहाँ महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति है कौन कौन, यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्रा अनुसूचित जनजाति है। मुद्रा नहीं, इसका नाम है मुंडा। क्या नाम है, मुंडा, जो स्वर्ण रेखा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित सकरी घाटियों में रहती है। अब ये लोग जंगलों से निकलकर नगरों में आ गए हैं। गुजराती हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश, मतलब जो हिंदू हैं लेकिन वो भाषा क्या बोलेंगे, तो गुजराती बोलेंगे। यह गुजराती हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश गुजरात में विकसित है। यहाँ के निवासी गुजराती भाषा का प्रयोग करते हैं और धर्म उनका हिंदू है। द्रविड़ सांस्कृतिक प्रदेश, यानी द्रविड़ सभ्यता का प्रतीक यह प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश, यानी इधर आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अंदर तेलंगाना है। फिर यह भारत इसी तरह का भारत का मैप है, नीचे यहाँ पर तमिलनाडु होगा, यहाँ पर केरल का इलाका है, ये कर्नाटक का इलाका होगा, छोटा सा गोवा है, महाराष्ट्र तो साउथ में नहीं आता है, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ के लोग पालियो मेडिटेरियन प्रजाति हैं। क्या नाम है, तो यह पालियो मेडिटेरियन प्रजाति के लोग हैं। और इनका भाषा क्या है, तो ये लोग द्रविड़ भाषा बोलते हैं। हिंदू मराठी संस्कृत प्रदेश, मतलब यह वैसा इलाका होगा जहाँ के लोग हिंदू तो होंगे और भाषा इनका क्या होगा, तो मराठी। तो ये कहाँ मिलेंगे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, साथ में ही महाराष्ट्र से जो बाउंड्री जहाँ जहाँ इनका टच करने वाला होगा, तो जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं होगा अब तेलंगाना, कर्नाटक एवं गोवा के समीपस्थ क्षेत्र सम्मिलित है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो महाराष्ट्र से बाउंड्री टच करते हैं। और उड़िया हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश, तो उड़ीसा कहाँ है, तो यहाँ देखिए इसी तरह का भारत का बाउंड्री है, यानी कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और यह पूरा उड़ीसा का इलाका है। और नीचे आंध्र प्रदेश होगा, यहाँ पर तेलंगाना होगा और ये छत्तीसगढ़ का इलाका है और ये झारखंड है यहाँ पर। तो उड़िया हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश यह उड़ीसा तथा इसके समीपस्थ क्षेत्रों में फैला है। उड़ीसा की 94% से अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म का पालन करती है, लेकिन उनकी भाषा क्या है, तो उड़िया है। इंडो पुर्तगाली सांस्कृतिक प्रदेश, तो यह एक छोटा सा सांस्कृतिक प्रदेश है जो गोवा में ही सीमित है। हम लोग जानते हैं कि गोवा को 1961 में भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा आज़ाद करवाया था। तो यह छोटा सा सांस्कृतिक प्रदेश गोवा में स्थित है। यह काफ़ी समय तक पुर्तगाल के अधीन रहा और स्वतंत्रता के बाद भी इस पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा। इसे वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। अतः यहाँ पर संस्कृति का, यानी पुर्तगाली संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। इसी कारण से इसका नाम इंडो पुर्तगाली सांस्कृतिक प्रदेश रखा गया है। सांस्कृतिक अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंट जोन, मतलब एक इलाका ये हो गया और दोनों तो अलग अलग है, लेकिन ऐसा थोड़े होगा पूरी दुनिया में कि दोनों अलग अलग हों और बीच में कुछ ना हो। तो ऐसा भी तो इलाका हो सकता है इस तरह से, यानी यह दोनों का बाउंड्री है, लेकिन यहाँ की जो खूबियाँ है वह यहाँ मिले
और यहाँ की जो खूबियाँ है वह इसमें यहाँ तक मिले, तो यह कन्वर्जन क्षेत्र हो गया बीच वाला। तो संस्कृति यह दर्शाती है कि लोगों का वो एक समूह कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। मूल्यों, धार्मिक प्रथाओं, विश्वासों, कला, रीति रिवाजों, भोजन, भाषा और सामाजिक संपर्क से सामाजिक समूह को परिभाषित करने में मदद मिलती है। संस्कृति समय के साथ विकसित हो सकती है और अक्सर अन्य सांस्कृतिक समूहों के पहलुओं से प्रभावित होती है। संस्कृतियों के लिए एक दूसरे के समान होना यहाँ तकनीकी गठबंधन करना है और नई पहचान बनाना असामान्य नहीं है। इस संलयन को सांस्कृतिक अभिसरण के रूप में जाना जाता है। सांस्कृतिक अभिसरण सिद्धांत के अनुसार दो संस्कृतियाँ एक दूसरे की तरह होती जाएंगी जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती जाएगी, यानी व्यापार बढ़ेगा, आपसी तालमेल बढ़ेगा, तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। मूल रूप से संस्कृतियाँ जितना अधिक परस्पर संवाद करती हैं उतना ही अधिक उनके मूल्य, विचारधारा, व्यवहार, कला और रीति रिवाज एक दूसरे को प्रतिबिंबित करने लगेंगे। इस प्रवृत्ति को विशेष रूप से संस्कृतियों के बीच उच्चारित किया जाता है जो संचार और परिवहन तकनीकों के साथ साथ संगठनात्मक संघों के माध्यम से एक दूसरे के साथ भारी रूप से यानी अत्यधिक मात्रा में कहीं इसको रूप से जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक अभिसरण के उदाहरण, सांस्कृतिक अभिसरण बहुत बड़ा संचार की रेखाओं के साथ साथ संस्कृतियों के लोगों संवाद करने की क्षमता का अनुसरण करता है। यह अनिवार्य रूप से वही है द्वंद्व जो वास्तव में अभिसरण को संभव बनाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अक्सर भाषा के प्रसार के माध्यम से सांस्कृतिक अभिसरण के प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक अभिसरण दुनिया के विभिन्न पक्षों पर संस्कृतियों के परस्पर संवैधानिक संबंधों के लिए कुछ विशेष नहीं है। यूरोपीय संस्कृतियों का अध्ययन में पाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी यूरोपीय संघ के विकास के बाद से अनेक पहलुओं में समान हो रहा है। उनके बीच बढ़ते संचार, परिवहन में आसानी, साझा संगठनों में भागीदारी के माध्यम से इन संस्कृतियों को परिवर्तित किया गया है। सामाजिक संरचना एवं पराक्रम की बात हो रही है तो साधारण अर्थों में समाज का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानियों ने समाज शब्द का प्रयोग अपने विषयानुकूल संदर्भों में किया है। मानव शास्त्री आदिम समुदाय को अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों के समूह को और राजनीति शास्त्री व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मानव शास्त्री आदिम समुदाय को, अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को में संलग्न व्यक्तियों के समूह को और राजनीतिक शास्त्री व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे तो समाज कहेंगे। समाज की अपनी संरचना है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना के घटक या इकाइयाँ कौन है तो व्यक्ति है, यानी उसका इकाई मानव है। एक व्यक्ति एक इंसान है जो सामाजिक संरचना में स्थान रखता है। भले ही व्यक्ति संरचना बदलने के अधीन है, समाजशास्त्री कुछ प्रकार की संरचनाओं या समूहों की बात करते हैं जो सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। और कौन कौन होगा वो आधारभूत संरचना, जैसे कि किसी भी समाज में अपने लोकाचार, इतिहास या किसी भी सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता की परवाह किए बिना मौजूद रहेंगी, क्योंकि इन संरचनाओं के कार्यों के बिना एक मानव समाज जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार एक परिवार अखंड या बहुविवाह हो सकता है या एक सरकार लोकतांत्रिक या सत्तावादी हो सकती है। एक अर्थव्यवस्था समाजवादी या पूंजीवादी हो सकती है।
विशिष्ट संरचना की प्रकृति समाज में भिन्न हो सकती है, लेकिन हमेशा एक संरचना होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक फंक्शन होता है। यानी कि जो समाज होगा, जो व्यक्ति होगा, जो उसका इलाका है, वो एक तो सिस्टम होगा ही, भले ही वह सिस्टम में उसमें कुछ विभिन्नताएं हो जाए, जैसे कि वह उसका आर्थिक या क्या हो, समाजवादी है कि वह पूंजीवादी है, वहाँ पर शासन एक तंत्रात्मक है कि बहुतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक है, वहाँ के जो परिवार हैं वह अखंड है या मतलब कि सिंगल विवाह होता है या बहु विवाह प्रथा चलता है, सरकार लोकतांत्रिक है या सत्तावादी है, अर्थव्यवस्था समाजवादी हो सकती है या पूंजीवादी हो सकती है। यही सब विशिष्ट संरचना की प्रकृति समाज में भिन्न हो सकती है, लेकिन संरचना यानी उसका आधारभूत संरचना जो होगा वह तो एक ही होगा। प्रत्येक मानव है तो है, उसके 2 आँख कान नाक और 1 नाक है तो है, वह खाना खाता है तो खाएगा, कपड़ा पहनेगा तो पहनेगा, इसके परिणाम स्वरूप एक फंक्शन होता है, यानी एक सिस्टम तो चलता ही है। सामाजिक संरचना की परिभाषा यानी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने डिफिनीशन दिया होगा। सामाजिक संरचना की अवधारणा को अलग अलग तरीकों से अलग अलग विचारकों और समाजशास्त्रियों द्वारा परिभाषित किया गया है। पहला नाम है इनका हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने क्या कहा, ये पहले विचारक थे, पहले हैं अतः पढ़ना आवश्यक है, जिन्होंने किसी समाज की संरचना के बारे में लिखा है। वह समाज संरचना को परिभाषित करने के लिए जैविक उपमाओं, जैविक संरचना और विकास के साथ आए हैं। मतलब जिन्होंने किसी समाज की संरचना के बारे में लिखा, क्या लिखा कि वह सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जैविक उपमाओं के साथ आए हैं। कौन आए तो है हर्बर्ट स्पेंसर। गिरिसबर्ग इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूप से संबंधित है, जो कि समूहों, संघों, संस्थाओं के प्रकार हैं और इनमें से एक ऐसे परिसर हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। जॉनसन के अनुसार कि किसी वस्तु की संरचना उसके भागों के बीच अपेक्षाकृत स्थिर अंतर और संबंध होते हैं, स्थिर अंतर संबंधित होते हैं। संरचना शब्द का हिस्सा ही एक निश्चित डिग्री स्थिरता का अर्थ है। चूंकि इस सामाजिक प्रणाली में लोगों के अंतर संबंधित कृतियों से बना है या कृपाओं से बना हुआ है, इसलिए इसकी संरचना को इन कृतियों में नियमितता या पुनरावृत्ति के कुछ हद तक मांग की जानी चाहिए। रेडक्लिफ ब्राउन इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संरचना व्यक्ति के सामाजिक संरचना के अध्ययन में जिस ठोस वास्तविकता के साथ हम चिंतित हैं, वह एक निश्चित समय पर वास्तव में मौजूदा संबंधों का एक सेट है जो मानव को एक साथ जोड़ता है। सामाजिक संरचना की एक अधिक सामान्य परिभाषा यह है कि सामाजिक संरचना समाज के तत्वों के बीच अस्थायी क्रमबद्ध और प्रतिरूप संबंधों को संदर्भित करता है। इसे किसने कहा तो रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था। सामाजिक संरचना के प्रकार, तो इसके प्रकार क्या क्या हैं, तो टेलकोट पर्सन्स, याद कीजिए टेलकोट पर्सन्स ने 4 मुख्य प्रकार की सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। उनका वर्णन 4 सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। सार्वभौमिक, विशेष रूप से सामाजिक मूल्य और प्राप्त सामाजिक मूल्य। ये क्या है तो सार्वभौमिक विशेष रूप से यानी कि एक यूनिवर्सल सामाजिक मूल्य, एक सामान्य सामाजिक मूल्य और एक होगा कि मानव को प्राप्त किया है सामाजिक मूल्य, यानी प्राप्त जिसका वो एंजॉय कर रहा है। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य वे हैं जो लगभग हर समाज में पाए जाते हैं, यानी यह सर्व सुलभ है, यह सबको मिलता है और सभी के लिए लागू होते हैं। विशेष सामाजिक मूल्य विशेष समाजों के प्रयासों के आधार पर हासिल किया जाता है, जो इसका अर्थ है कि ऐसे सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए महत्व देते हैं। जब स्थितियां वंशानुगत होती हैं तब भी समाज सामाजिक स्थितियों को महत्व देता है।
सामाजिक प्रक्रम या प्रक्रियाएं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य समागम और पारस्परिक व्यवहार के द्वारा स्थापित होते हैं। इस व्यवहार से पारस्परिक क्रिया की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार सामाजिक संबंध संगठक सदस्यों की सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होती है। समाज के दो या अधिक सदस्य जब भी संपर्क में आते हैं, किसी न किसी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया होती है। सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का सबसे सरल रूप है। सामाजिक अंतःक्रिया के विविध रूप होते हैं। कौन कौन होंगे? और यह सामान्यतः सहयोग, समायोजन, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रूप में प्रकट होती है। सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अतः एक को दूसरे से समझना कठिन है। सामाजिक अंतःक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला कार्य है, किंतु जब यह अंतःक्रिया बार बार घटित होते रहता है के कारण किसी विशिष्ट परिणाम को जन्म देती है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया वे मौलिक विधियां हैं जिनके द्वारा मनुष्य अंतःक्रिया तथा पारस्परिक संबंधों को स्थापित करता है। जैसे मैकाइवर के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है, लॉ है, जिसके अंतर्गत किसी समूह के सदस्यों में एक बार संबंध स्थापित होने पर वे निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। मतलब क्या? सबका मतलब क्या है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया की विधि है जिसमें सहयोग एवं संघर्ष, एकीकरण एवं पृथक्करण, विकास और पतन सभी समाहित होते हैं। वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया विभिन्न घटनाओं का वह क्रम है जो सामाजिक जीवन में सतत रूप से बना रहता है तथा कतिपय निश्चित परिणामों को उत्पन्न करता है। कभी कभी सामान्यतः निश्चित परिणामों को उत्पन्न करेगा ही। किसी समुदाय के जीवन के लिए सामाजिक प्रक्रियाएं मूलाधार होती हैं, अतः उनके ज्ञान के अभाव में मानव समाज को सही रूप से नहीं समझा जा सकता। सामाजिक प्रक्रिया के प्रमुख स्वरूप क्या क्या होंगे या प्रकार या फॉर्म्स ऑफ टाइप्स हैं? सहयोग, समायोजन, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। सामाजिक प्रक्रियाएं या सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, तो अंतःक्रिया के विभिन्न रूपों यानी फॉर्म्स को ही सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, जो दो व्यक्ति या समूहों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया सहयोग, सामंजस्य या समायोजन, आत्मीकरण, प्रतियोगिता, संघर्ष आदि किसी भी रूप में हो सकती है। अतः अंतःक्रिया के प्रमुख रूप या सामाजिक प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला संयोजक अंतःक्रिया, इसमें क्या आएगा? सहयोग, समायोजन, आत्मीकरण या आत्मसात कर लेना। दूसरा वियोजन अंतःक्रिया, इसमें क्या होगा? ये अलगाव है, मतलब प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता और संघर्ष हो जाएगा कि कोई पड़ोसी और पहले घर बना ले, पहले कार कीन ले, तो बगल वाले को खुशी से अधिक दुख होता है कि वह उससे पहले कैसे कर लिया। ऐसे सामाजिक अंतःक्रियाएं या सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज में सहयोग, सद्भावना, एकीकरण और संगठन को बढ़ाने में योग देती हैं, उन्हें संयोजक अंतःक्रिया करते हैं। इसके विपरीत समाज में कुछ सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज के विघटन तथा पृथक्करण में सहायता मिलती है, इसलिए उसको वियोजक सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया में एक होगा संयोजक अंतःक्रिया और दूसरा है वियोजक अंतःक्रिया। संयोजक में सहयोग, समायोजन, आत्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, वहीं वियोजक में संघर्ष, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो जलन होगा, जलन होगा तो जानते हैं क्या होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज। तो वीडियो हम लोग का लगभग 10 मिनट का 30 मिनट का हो चुका है, तो यह अगले बार। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।